नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात संसद में मचे बवाल की। संसद आज भी नहीं चल पाई। लोकसभा सिर्फ 19 मिनट तक ही चली। एक तरफ राहुल गांधी की माफी, सदस्यता रद्द करने, तो दूसरी तरफ जेपीसी की मांग, ईडी की कार्रवाई पर नारेबाजी और हंगामा होता रहा। एक तरफ फाइनेंस बिल के अलावा 35 बिल हैं जिन पर काम अटका पड़ा है, तो दूसरी तरफ किसानों, अन्य मसलों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र की बात रखने का कोई काम नहीं हो सका। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ता ही जा रहा है। गतिरोध थमने का प्रयास होता दिख भी नहीं रहा है। तो आइए इस मसले पर बीजेपी की तरफ से जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों ने क्या कहा सुना देते हैं। पहले तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस सदन का वो हिस्सा है उसके बारे में झूठ बोलते हैं। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफी मांगे, आप झूठ बोले बाहर और यहाँ पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं। एक परिवार क्या सबसे बड़ा है? उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहाँ पर बोलने का मौका दे। भाई सदन में तो आए। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता, राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर जो है प्रमोद तिवारी, वो मौजूद हैं। प्रमोद तिवारी जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरह से आपका बुलाने के लिए। जी प्रमोद जी, जिस तरह से गतिरोध संसद में बना हुआ है, मामला अटका पड़ा है और जो बड़े बड़े शीर्ष मंत्री हैं सत्ता के, सरकार के, वो सवाल उठा रहे हैं और यहाँ तक कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने की भी बात हो रही है, उसकी मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, 5 दिन सदन चला है और 5 दिन मैं सदन में मौजूद रहा हूं, 5 दिन। और मैं उन लोगों में हूं जो 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। होता क्या है, चेयर पे आसीन हुए, चेयर पे आसीन होने के बाद वो कुछ बुलाएं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं, माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ मंत्रीगण सब नारेबाजी करने लगते हैं, सब सदन में व्यवधान डालने लगते हैं। मेरा 44 साल का, 4 दशक से ज़्यादा का संसदीय इतिहास है। मैंने कभी किसी सत्तारूढ़ दल को, रूलिंग पार्टी को, इस तरह अनरूली बिहेवियर सदन में करते हुए नहीं देखा है कि वो 5-5 दिन सदन ना चलने दे। अच्छा, ये बात जो मैं कह रहा हूँ तो मैं आंखों देखी कह रहा हूँ। आप भी राज्यसभा टीवी में देखती होंगी, आपके वहां पे संवाददाता होते प्रमोद हैं, तिवारी जी, मुलाकात होती है। अगर इसका दूसरा पहलू ये है, इसका दूसरा पहलू ये है कि जब इस तरह से हंगामा होता है तो एक तरह से मध्यस्थता की कोशिश होती है। जो तमाम वरिष्ठ नेता होते हैं वो एक मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं। क्यों वो होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में विरोधी दल के नेताओं की और रूलिंग पार्टी की बैठक हुई है, कोशिश भी हुई है। मैं उस बैठक में एज ए डिप्टी लीडर मौजूद रहा हूं।
मेरे सामने बात हुई है। उसके बाद जब एक बात उनको समझाई जाती है कि देखिए राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आप उनकी चर्चा नहीं कर सकते कि सेक्शन 238 बार करता है कि आप दूसरे सदन के मेंबर या वहाँ की कार्रवाई पे चर्चा करें। तो उस पर कोई जवाब वहाँ नहीं दे पाते। और जैसे दूसरे दिन 11 बजे सदन शुरू हुआ, फिर वही रवैया भाजपा का। आपको ये डर नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता पर वार हो सकता है, वो ली जा सकती है 2024 से पहले, कि क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, मुझे रूल रेगुलेशन रटा हुआ है। सदन के बाहर जो कुछ भी कहा जाए उस पर राहुल गांधी जी जाएं स्पीकर के यहाँ और उनसे कहें कि सदस्यता हम कहना चाहते हैं, आप हमें मौका दीजिए, उस सदन में मौका माने न दिया जाए। अगर बाहर की बात है तो निधि जी 1 मिनट ये भी सुन लीजिए। नहीं सर, अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या। प्रमोद तिवारी जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीन और कोरिया में सदस्य ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का बयान है, जहां वो कह रहे हैं कि लोग पहले शर्मिंदा होते थे कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। अब सब अपनी तो बात में ये कह सकते, प्रमोद जी, सब अपनी खतरनाक बात है। में ये कह सकते हैं कि मायने ये नहीं थे, विपक्ष ये मायने निकाल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2024 की तैयारी है, तो सत्ता पक्ष अपनी बात पे अड़ा हुआ है और विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं कि संसद में क्या हुआ, क्यों कार्रवाई कैसे नहीं चल पाई, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। माना चाहिए, आप नहीं चलना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक लोकसभा की कार्यवाही ही नारेबाजी और हंगामे के साथ शुरू हुई। बीजेपी के सदस्य सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। राहुल गांधी माफी मांगो, देशद्रोही माफी मांगो, राहुल गांधी सेम सेम। वहीं कांग्रेस के साथ डीएमके और लेफ्ट के सांसद वेल में आकर नारे लगाते रहे, राहुल जी को बोलने दो, बोलने दो। स्पीकर के बार बार कहने पर भी कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफी मांगे। आज मैं इतने कह सकता हूँ, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल, लायर। साफ है कि बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे, तभी उनको सदन में बोलने दिया जाएगा। लोकसभा में हंगामे के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब विपक्ष के सांसद अपनी सीट पर आ गए ताकि सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले। इसके बावजूद शोर शराबा नहीं थमा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर हमारे खिलाफ कुछ है इन लोगों का इल्जाम, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ चाहे कांग्रेस के खिलाफ, तो इससे सबसे बेहतर जगह तो सदन के अंदर होते हैं। लेकिन ये सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ा अद्भुत आचरण देख रहे हैं। ये सदन के अंदर कुछ ना बोलते हुए बाहर अनाप शनाप बोलते लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जब दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई तो विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। नारे लगाए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो। सदन न चलने की वजह से छोटी पार्टियों के सांसद काफी निराश दिखे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले 5 दिन कोई कामकाज नहीं हो सका। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और टकराव की वजह से कई अहम वित्तीय विधेयकों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। पहले हफ्ते में सरकार ने जम्मू कश्मीर बजट 2023-24 सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स एप्रोप्रिएशन बिल के साथ साथ कई अहम मंत्रालयों के बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा को एजेंडे में शामिल किया था, लेकिन हंगामे की वजह से किसी भी अहम वित्तीय विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। हम लोग छोटी पार्टी से आते हैं, रीजनल पार्टी से आते हैं,
और हमें यहाँ पर बोलना होता है। जनता बहुत उम्मीद के साथ हमें सवालों के साथ भेजती है कि हम उनकी आवाज़ बने, उनकी बातें उठाएं ताकि उनके लिए कोई काम हो। इतने सालों में जो काम नहीं हो पाया वो चाहती है कि आज हो, लेकिन हम मुद्दों को लेकर आते हैं, मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं, सवाल वैसे ही रह जाते हैं और हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं बस यही कहूँगी, दुर्भाग्यवश है कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जहाँ पर वो जवाबदेही से भाग रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार जैसे ही हमारे राज्यसभा में चेयरमैन आते हैं और यहाँ पर स्पीकर आते हैं, उससे पहले तो ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। 30 सेकंड के अंदर अंदर, यानी ये अटेम्प्ट भी नहीं किया जाता है कि उनको डांटे फटकारे उनको जगह पे बिठाएं। 30 सेकंड के अंदर अंदर दोनों सदन स्थगित कर दिए जाते हैं, क्योंकि इससे स्पष्ट होता जा रहा है कि लोग घबराए हुए हैं। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। कहा कि पीएम ने गांधी परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। कहीं से भी विशेषाधिकार का हनन बनता ही नहीं है, ये ध्यान बदलने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की थू पूरे देश में हो रही है। हर राष्ट्रवादी व्यक्ति जो देश के बारे में सोचता है वो कह रहा है कि कैम्ब्रिज में जाकर, लंदन में जाके वो बातें नहीं कहनी चाहिए। एक तो उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ बोला, जबकि भारत की जुडिशरी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। दूसरा, उन्होंने स्पीकर साहब के खिलाफ बात की है, वो भी एक अवमानना है। सोमवार से शुक्रवार तक सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब लग रहा है कि बजट का दूसरा भाग भी कहीं शोर शराबे में ही गुजर न जाए। संसद आज भी अखाड़ा बनी रही और बड़ी पार्टियों की नुरा कुश्ती में छोटी पार्टियां महज मूक दर्शक बन रही है। आम जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि नेता कब उनके बारे में सोचेंगे और लोकहित के मुद्दों पर बात करेंगे। संसद भवन से हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी बैठक कर रही है, इस समय ममता बैठक पार्टी की चल रही है और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस की जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनसे भी बैठक की बात हो रही, मुलाकात की। और अब इस मुलाकात के 2024 से पहले कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसे तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये मुलाकात हुई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी पहले एकला चलो की बात कह चुकी हैं, साथ ही सीबीआई ईडी छापों के विरोध में एकजुटता के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो ये बहुत अहम है जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की ही बैठक पश्चिम बंगाल में कोलकाता में की है और यहाँ पर मिले हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता मौजूद हैं। सौरभ, जो ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, क्या इससे निकल कर आया, क्या अटकलें वहां पर, आप जरा बताइए। देखिए, इसमें दो चीजें साफ तौर पे निकल के आई है। एक तो जो क्षेत्रीय दल है, राजनीतिक दल, जैसे कि समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तृणमूल कांग्रेस है पश्चिम बंगाल में, बीजू जनता दल है उड़ीसा में, भारत राष्ट्रीय समिति है तेलंगाना में, बीआरएस, फिर आपका ऐसे जो दल है जिनका अलग अलग एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस है, इन दलों के बीच में एक मिलजुल या एक कॉमन अप्रोच दिखाई दे रहे हैं। और ममता बनर्जी आज अखिलेश यादव से मिले हैं अपने कालीघाट के रेजिडेंस में। कुछ ही देर पहले यहां से अखिलेश यादव मीटिंग खत्म करके निकले हैं, लेकिन ममता बनर्जी आने वाले कुछ ही दिनों में भुवनेश्वर जाने वाले हैं और भुवनेश्वर में उनका उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने की बात भी हो रही है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इन दलों को देखिए। बीजू जनता दल जो है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कांग्रेस एंड बीजेपी, उनका ये पोजीशन सालों से रहा है कि हम दोनों के साथ नहीं है। साथ साथ यहाँ पे आप देखिए अखिलेश यादव ने भी आज वो कह दिया है कि हम दोनों के साथ नहीं है, ना तो बीजेपी के साथ है ना तो कांग्रेस के साथ है। तृणमूल ने भी यही बात कह दी है कि हम दोनों से अलग है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के साथ होने में बीजेपी का फायदा है, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी को चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैम्ब्रिज का जो उनका बयान है उसको लेकर इन दलों का कहना है। सुदीप बंदोपाध्याय जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा मैं खड़गे जी का जो मीटिंग था ऑपोजिशन में उसमें गया हूं, उनके बात सुना हूं, लेकिन आप देखिए जो राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में बयान था उसको लेकर आज बीजेपी ने पार्लियामेंट बंद कर दिए हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं दिए हैं।
सेशन चलने नहीं दिए हैं, डिसरप्शन हुए हैं। बीजेपी साथ साथ राहुल गांधी को ऑपोजिशन का फेस बनाना चाहते हैं क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस ने आज कह दिया है। तो राहुल गांधी का लीडरशिप का एक रिजेक्शन है, कांग्रेस का प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने का एक रिजेक्शन है। अब जब हम इन दलों से पूछे, जैसे सुदीप बंदोपाध्याय से पूछे कि क्या ये थर्ड फ्रंट है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये थर्ड फ्रंट नहीं है। और इसीलिए नहीं है क्योंकि आप दो चीजें देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का रोल देखिए, कांग्रेस बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं यहाँ पे तृणमूल को परेशान करने के लिए, ऐसा आरोप लगाया गया कांग्रेस पर। दूसरी जो है, आप देखिए कांग्रेस जहां पे अपने दम पर, अपने स्ट्रेंथ पर बीजेपी से लड़ सकते हैं, वहां पे हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जहां कांग्रेस नहीं लड़ पा रहे हैं, जहां पे उनका स्ट्रेंथ नहीं है और हमारा जो स्ट्रेंथ है, जहां हम अकेले अपने स्ट्रेंथ पर लड़ सकते हैं बीजेपी से, वहां पे लड़ेंगे कांग्रेस को अलग रखकर, कांग्रेस के साथ नहीं। तो यही अब एक टेम्पलेट बन रहा है, ऑपोजिशन टेम्पलेट बन रहा है। और ये ऑपोजिशन टेम्पलेट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो ये नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी एक फ्रंट बन रहा है। और इसका जो थर्ड फ्रंट का जो बात है, इससे दोनों दल इनकार कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं थर्ड फ्रंट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो एक अलग थर्ड फ्रंट का नाम से ही इसको देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब बीजू जनता दल से भी ममता बनर्जी की मुलाकात हो सकती है, तो बहुत ही दिलचस्प हो रही है 2024 से पहले की राजनीति। आइए बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं जल्दी विधानसभा के, तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी और अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए कथित तौर पर ध्रुवीकरण का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक रिपोर्ट। पहली तस्वीर चिकमंगलुरु की। बीजेपी विधायक कुमारस्वामी को टिकट न देने की मांग को लेकर इतना हंगामा हुआ कि येदियुरप्पा को अपना रोड शो कैंसिल करना पड़ा। दूसरी तस्वीर तुमकुरू के पास कोटेगेरे की है। बैनर लगाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और तीसरी तस्वीर पंचमसाली लिंगायत संत जय मृत्युंजय स्वामी की है, जिन्होंने बीजेपी के लिंगायत विधायक बसवन गौड़ पाटिल के साथ येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बोम्मई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लिंगायतों से आरक्षण के मामले पर वादा खिलाफी के आरोप के साथ। हालात बेकाबू होने लगे तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने येदियुरप्पा का दामन दोबारा थामा, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेतृत्व को यह रास नहीं आया। सीटी रवि का येदियुरप्पा के खिलाफ दिया गया बयान इसी विद्रोही तेवर का नतीजा है। ऐसे में अब बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल पड़ी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कर्नाटक में बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने असम में 600 मदरसों को तोड़वाया। मैं सारे कम्युनिस्ट लोगों को बोलना चाहता हूं, कांग्रेस लोगों को बोलना चाहता हूं कि भारत का इतिहास औरंगजेब का नहीं है, भारत का इतिहास बाबर का नहीं है, भारत का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का है, भारत का इतिहास गुरु गोविंद सिंह का है, भारत का इतिहास लासित बरफुकन का है। उत्तर कर्नाटक में मुगल बनाम शिवाजी, तो वहीं दक्षिण कर्नाटक में विवादास्पद मलाली मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का यज्ञ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने वहां पर गण यज्ञ किया है। तबूला प्रश्न को लेकर जो आयोजन हमने किया था, गणेश यज्ञ उसी की कड़ी है, हमने भी हिस्सा लिया। हावेरी में हिंदू मुस्लिम दंगे की कोशिश लोगों की सूझबूझ और पुलिस की कार्रवाई से टल गई। हिंदू जन जागृति समिति हलाल मीट के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है ताकि इसका हिंदू बहिष्कार करे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विकास की जगह कार्यकर्ताओं को लव जिहाद पर फोकस करने को कह रहे हैं। कांग्रेस ऐसे में चुप कैसे रह सकती है? देखिए, हेमंता आए थे यहाँ, कभी बीजेपी की 4 साल की हुकूमत में क्या अच्छा हुआ, क्या प्रोग्राम हुआ, गरीबों को कैसे कुछ मदद हुई होगी, कुछ नहीं बोल पाया।
क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि 40% घूसखोर सरकार है, कोई उपलब्धि नहीं है। तो बात क्या करेंगे? सरकार की कोई उपलब्धि होगी तो बोलेंगे। तो इसलिए हिंदू मुसलमान मदरसा मस्जिद मंदिर करते हुए चले गए। बीजेपी के अंदर की गुटबाजी और एंटी इनकम्बेंसी से परेशान पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इससे उभरने की कोशिश कर रहा है। मोदी, शाह और नड्डा लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, लेकिन चुनौती अपनी जगह बनी हुई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल कुदवई, एनडीटीवी इंडिया। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने एक बार फिर से 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। अदालत में ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए और समय चाहिए। उधर मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कहा है कि इससे पहले भी 7 दिन में कुल 11 घंटे की पूछताछ हुई है, ऐसे में रिमांड की जरूरत नहीं थी। मनीष जी, एक और केस हो गया है सीबीआई का, आपके ऊपर क्या कहेंगे सर? मनीष जी, हफ्ता भर ईडी की हिरासत में रहने के बाद शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया और ईडी ने 7 दिन की और रिमांड मांगी। ईडी की दलील थी कि हिरासत के दौरान मनीष सिसोदिया के बयान लिए गए हैं और 3 लोगों से आमना सामना करवाया गया है। कुछ और अहम लोगों से आमना सामना करवाना है, मोबाइल डेटा और मेल का डंप लिया है, उसका परीक्षण करना है। जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए मनीष सिसोदिया की और कस्टडी दी जाए। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने ईडी की मांग का विरोध किया और कहा, क्या ईडी सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है? ईडी को बताना होगा कि अपराध के सबूत कहां हैं, ये नहीं कि अपराध क्या हुआ है। 7 दिन में ईडी ने कुल 11 घंटे की पूछताछ की और 4 लोगों से आमना सामना करवाया। आमना सामना करवाने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती, उसके लिए समन भेजकर बुलाया जा सकता है। आज अदालत ने फिर से 5 दिन की रिमांड स्वीकृत की गई है, लेकिन ये पूरा मामला, जैसा हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण ये पूरा मामला दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को डिरेल करने के लिए 10 वर्ष के इतने कम अंतराल में पूरे भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के चाल, चिंतन, चेहरे, चरित्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा या इतना बड़ा अधःपतन नहीं दिखाई पड़ा होगा जितना अपने को नई राजनीति के स्वयंभूत घोषक बनकर, यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वन एंड ओनली चैंपियंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स बनकर जो पार्टी आई थी, उसने जितनी नए नए प्रकार के रंग रूप बदलते हुए अपने मूल्यों में परिवर्तन दिखाया है, ऐसा भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया को और 5 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी, जबकि इसी मामले में जो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज किया हुआ है, उसमें मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च को होगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इकबाल दुरानी की अनुवादित सामवेद का आज आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने लोकार्पण किया है। लोकार्पण करने के बाद मोहन भागवत ने भाषण भी दिया और इस मौके पर आरएसएस के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश ने सामवेद ग्रंथ को मानवता का संदेश देने वाला बताया। सामवेद का अनुवाद करने वाले इकबाल दुरानी से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। डॉक्टर साहब, आप फिल्मों से जुड़े रहे हुए हैं, सामवेद का अनुवाद आखिर कैसे आपके दिमाग में आया कि इसको करना चाहिए? बदन को चाहते चाहते रूह को चाहने की तमन्ना पैदा हो गई, तो मैं रूहानी दुनिया में चला गया और सामवेद कर दिया। अच्छा, आपने एक बात और कही सर, आपने एक बात और कही कि दारा शिकोह 400 साल के बाद में
फिर से उनकी जीत हुई है, ये आपने किस बुनियाद पर कहा? डिटेल कहा था। हाँ? अभी कम करो ना छोटे छोटे। नहीं फिर भी सर ये कैसे मतलब आपके जहन में ख्याल आया? नेक्स्ट तुम्हारे ऑफिस में आके। ऑफिस में तो सर आएंगे ही, कुछ हम लोग। इकबाल दुर्रानी हैं जो कि अभी तमाम घंटों से वो जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। खुद उनकी जो किताब है उसका जो विमोचन है वो सर संचालक यहाँ पर मोहन भागवत जी ने किया। तमाम सारे जो VIPs थे, सांसद, तमाम सारे जो फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और इकबाल दुर्रानी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि 400 साल पहले दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किया था और उसके बाद में वो वेदों का अनुवाद करना चाहते थे, लेकिन इस बीच उनका कत्ल हो गया। तो 400 साल के बाद में उन्होंने अपने को दारा शिकोह से जोड़ा और ये कहा कि उन्होंने जो है वो वेदों का अनुवाद किया है और ये दारा शिकोह की जीत हुई है, औरंगजेब की हार हुई है। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल से जनता परेशान हो रही है। दरअसल बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, इसलिए वो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है। वाराणसी के भिखारीपुर इलाके में भी बिजली कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार की समृद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनसे कुछ दिनों पहले जिन 14 मांगों पर समझौता किया था उनको लागू करें। उधर महाराष्ट्र में जो हजारों किसान हैं, डिंडोरी से शुरू हुए नासिक के रास्ते होते हुए ये किसान मुंबई की तरफ रुख कर रहे थे। वाशिंद में रुका हुआ है। सरकार के साथ बातचीत में आश्वासन मिलने के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि अगर सरकार आज विधानसभा में राहत का ऐलान नहीं करती तो किसान फिर से मुंबई के लिए आगे अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। ऐसे में आज विधानसभा में किसानों को लेकर महाराष्ट्र सरकार कोई बड़ा फैसला या ऐलान कर सकती है। और बात श्रीनगर की है कि यहाँ श्रीनगर में पुलिस ने गुजरात के रहने वाले एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को PMO का वरिष्ठ अधिकारी बताकर घूम रहा था। इतना ही नहीं, किरण भाई पटेल नाम के एक शख्स को Z+ सिक्योरिटी भी मिली हुई थी। इसे एक हफ्ते पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन खबर तब सामने आई जब कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस शख्स को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी, साथ ही 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक आरोपी किरण भाई पटेल खुद को PMO का एडिशनल डायरेक्टर बता रहा था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना में कई जगहों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। आलम यह है कि धार में योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। क्या है जो ज्वेलरी हमको 12,950 रुपए का देना था, जब हमने ज्वेलरी वालों का सामान बुला के देखा तो सारे 12,950 के अलावा मुश्किल से 5-6 हज़ार का सामान लौटा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मध्य प्रदेश सरकार अब तक 5,33,000 से ज्यादा हितग्राहियों को, वहीं मुख्यमंत्री निकाह योजना में 55,000 हितग्राहियों को लाभ देने का दावा कर रही है। सरकार ने योजना में अब तक 1283 करोड़ रुपए खर्च करने का भी दावा किया है, लेकिन धार जिले के डही में रहने वाले रविंद्र सिंह की शादी 3 बार स्थगित हुई। घर के बाहर हल्दी का शगुन लगा, घर सजा, बस मंडप से दुल्हन नहीं आ पाई। ऐसा एक नहीं, अकेले डही में 314 जोड़ों के साथ हुआ। सजा मंडप खाली रह गया। तीसरी बार कैंसिल हो चुकी है शादी। पहले 9 फरवरी को थी, सेकंड 25 फरवरी को थी, और अभी 2 दिन पहले जो डेट निकली है 15 मार्च तब थी। अभी वो भी कैंसिल हो गई है। मानसिक रूप से भी परेशान हुए हैं और आर्थिक रूप से सर अब 2-3 बार बोल दिया है
रिश्तेदारों में भी जो रिश्तेदार है उनको तो बुलाना ही पड़ता है। अब 3 बार की कैंसिल हो चुकी है, 3 बार उनको आना जाना ले जाना, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उनको भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। बस मजाक ही मजाक, लोगों हंसने लग गए हमारे पे कि तुम शादी घर ही कर लो, वहाँ काय के लिए कर रहे, नहीं कर रहे सरकार तुम्हारी शादी, यूं बोलते हैं हमारे को। उमरिया जिले के मानपुर में तो सामूहिक विवाह योजना में घटिया जेवरों को खुद कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने पकड़ा। मंच से ऐलान किया हितग्राहियों को जेवरात के 12,950 रुपए की राशि चेक से मिलेगी, जो आज तक नहीं मिली। ज्वेलरी कैंसिल किया जाता है भैया, पूरा गिलेट का बना के ले आए, पूरा गिलेट का। मुझे लगता है कि आधो चांदी नहीं है उसमें, आधो चांदी नहीं है। अरे हम लोग इतना दिन से देखा था, भले नहीं पहरी तो क्या होते, सोना चांदी की पहचान तो है ना नजर में। अब बतावा हमारे क्षेत्र मिला थी ठेकेदारन का चोरी करने का, अब वहाँ भोपाल दिल्ली में चोरी कर लेना भाई, हमारे मानेपुर मिला थे क्या? तो भैया सबके खाता में पैसा आ जाएगा, चेक देंगे सभी को। कलेक्टर साहब से कैबिनेट सहयोगी ने मंच से मामला उठाया, कांग्रेस ने विधानसभा में, लेकिन विभाग के मंत्री कहते हैं उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। क्राउन का टीवी था लिस्ट में, डब्बा तो क्राउन का था, अंदर कुछ और ही था। सिलाई मशीन एक मुक्का मारा वो टूट गई। फिर मैंने 51 बर्तन स्टील के इतने से बॉक्स में, मैंने कहा भाई इतने में तो 51 बर्तन नहीं आएंगे, खोलो देखो। खोला देखा इतने इतने चम्मच, छोटे छोटे बच्चों के दूध पिलाने के लिए, छोटे छोटे गिलास, बच्चे जो पैदा होता है उसको पिलाने के लिए। आधा सामान था ही नहीं, पलंग नहीं थे, अलमारी नहीं थी। मैं और बेचारे जो गरीब परिवार, वो लोडिंग ट्रक लेके आए थे, उनका किराया भाड़ा लेके आए थे, तो सामान बोले ये सामान बाद में मिलेगा, अभी आया नहीं। अब जो उनकी मंत्री बोल रही है उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ की वो चुनाव जीत के आ रही है, उसके मतदाताओं के साथ उनने अन्याय किया, तो फिर और बचाई क्या है? मेरे सामने कोई बातें नहीं आई आज तक, आएगी तो हम लोग बराबर जांच करवाएंगे, उसको मतलब सस्पेंड भी करेंगे। आप ही की सहयोगी मीना सिंह ने भी मामला अरे मीना सिंह की बात अलग है, हमारी बात अलग है। मेरे जिले की तो बात धार जिला, अब हमारे पास में कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं। मंत्री भी है ना? अरे तो भैया मेरे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो कैसे कार्रवाई करूँगा? अगर आएगी कार्रवाई करेंगे, हम उनको सस्पेंड भी करेंगे। कोरोना काल में जब शादियों पर पाबंदी थी, तब मध्य प्रदेश में विदिशा जिले की सिरौंज जनपंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत 5,000 से ज्यादा शादियां करवा डाली गईं। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटने का दावा किया गया। ये और बात है कि कागज में शादीशुदा बुजुर्ग तो छोड़िए, भाई बहन और बच्चों तक की शादी करवा दी गई थी। जांच में पता लगा था गांव-गांव में दलालों का नेटवर्क है, फिर भी हालात सुधरे नहीं हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 55,000 रुपए दिए जाते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन 38,000 रुपए की उपहार सामग्री, वधू को 11,000 रुपए का अकाउंट पे चेक, 6,000 रुपए सामूहिक विवाह आयोजन करता निकाय को। मध्य प्रदेश के मुखिया खुद को बच्चों का मामा कहते हैं, बहनों को लाडली बहनें मानते हैं, लेकिन उन्हीं लाडली बहनों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, वो भी उनके फ्लैगशिप मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना में। ऐसे में तय किया गया है कि अब पूरे 38,000 की रकम चेक के रूप में ही लाभार्थियों को दी जाएगी, उसका सामान खरीदकर नहीं बांटा जाएगा। धार से साबिर, उमरिया से इजाज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली विधानसभा में भी आज पहली बार उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ। हंगामे की शुरुआत बीजेपी ने की। बीजेपी विधायक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और अभिभाषण में उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के काम की जमकर तारीफ की, हालांकि बाहर निकलकर तंज भी कसा। एक रिपोर्ट। ये इतिहास में पहली बार हुआ जब दिल्ली के उपराज्यपाल के अभिभाषण के पहले बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग के साथ हंगामा शुरू कर दिया और उपराज्यपाल को बोलने से रोक दिया। जवाब में आप विधायकों ने भी नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों को मार्शल आउट किया तो बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
यही नहीं, उपराज्यपाल की गाड़ी का घेराव भी किया। जब ऑनरेबल एलजी ने हाउस को एड्रेस करना शुरू किया, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की, हमने उसका विरोध किया। परंपरा के मुताबिक उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार के बल देने के परिणाम स्वरूप दिल्ली के छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। शैक्षणिक सत्र 2020-22 के दौरान स्कूलों ने कक्षा 12वीं और 10वीं में क्रमशः 98% और 97% का पास किया। सदन के अंदर उपराज्यपाल ने सरकार की तारीफ करने की परंपरा को जारी रखा तो सदन के बाहर स्वाभाविकता बरकरार रही। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के साथ रिश्तों को लेकर तंज कसा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जो मर्यादाएं होती हैं बोलने की वो टूटी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक पेड़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है हवा के लिए, वो मैं यहाँ पर कहकर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटते नहीं रिश्ते मेरे। उपराज्यपाल के तंज का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ इस तरह जवाब दिया। मैं समझता हूँ ये छोटी बातें हैं, जनतंत्र की इज्जत करनी चाहिए। 2 करोड़ लोगों ने अगर किसी सरकार को चुन के भेजा है तो उस सरकार को काम करने देना चाहिए। उस सरकार को अगर आप काम नहीं करने देंगे, तरह तरह की अड़चने अड़ाएंगे, तो ये सही नहीं है। विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों के हंगामे का मामला विधानसभा की एथिक्स कमेटी को भेज दिया गया है। अगर उपराज्यपाल के सामने आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करते तो एक सामान्य सी बात लगती, लेकिन हंगामा बीजेपी विधायकों ने किया है, इसलिए ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन क्योंकि ये चौंकाने वाली बात है, इसलिए तो खबर है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और जाते जाते आपको बता दें एक खास खबर। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज केरल के कोल्लम जिले में अपना काफिला रुकवाकर सड़क किनारे उनकी प्रतीक्षा कर रहे स्कूली छात्रों को चॉकलेट्स बांटी। उत्साहित बच्चों को हाथ हिलाते देख राष्ट्रपति ने अचानक राजमार्ग पर अपना काफिला रुकवाया। बच्चे देखकर हैरान रह गए कि राष्ट्रपति मुस्कुराती हुई उनकी ओर बढ़ रही हैं। चॉकलेट बांटने के बाद राष्ट्रपति ने कुछ पल बच्चों के साथ बिताए और फिर उनसे विदा लेते हुए वापस अपने वाहन में सवार हो गए। राष्ट्रपति सुबह यहाँ अमृतपुरी आश्रम पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की थी। थैंक यू। आऊंगी फिर दूंगी ना। और इन्हीं दृश्यों के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।